अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चले जाइए या ऑफलाइन लोगों के साथ मिलकर के बात कीजिए, कहीं भी आप चले जाइए। अभी सबसे ज़्यादा जो टॉपिक डिस्कशन में है वो है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या मतलब है इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का और शरई यानी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इसको हम मुसलमान एक्सेप्ट और कबूल कर सकते हैं, और क्या हमारा मुल्क भारत इस पोजीशन में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस पर लागू किया जाए, और क्या भारत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो चाहती है क्या वो पूरा हो सकेगा। इन तमाम मुद्दों पर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका बहुत ज्यादा चर्चा है समाज में, मुआशरे में, उसके बारे में जानना जरूरी है, इसलिए कि हमारे आसपास जिन चीजों के बारे में बहस होती हो, बातें होती हो, उन चीजों को और उन बहसों को जानना जरूरी है। तो इसलिए इस क्लास में हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहली बात यह है कि 2019 में बीजेपी पार्टी जब अपना प्रचार कर रही थी, आपको मालूम है कि इलेक्शन के मौके पर हर पार्टी अपना प्रचार करती है और कुछ मंशूर जिसको मैनिफेस्टो कहा जाता है, कुछ वादे वो पब्लिक से करती है कि अगर आपने हमको वोट दिया तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, हर पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो ऐसा ही करती है। तो बीजेपी भी उस वक्त मैदान में थी जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं फिलहाल। तो 2019 में बीजेपी ने जो घोषणा पत्र निकाला जिसको संकल्प पत्र कहते हैं, उसमें पब्लिक से कुछ वादे किए कि आप अगर हमें वोट देंगे तो हम ये करेंगे। बहुत सारे वादे थे, एक पूरी पीडीएफ है, आप इंटरनेट पर जाकर के उसको हासिल कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर से उसमें 3 बहुत बड़े मुद्दे थे। सबसे पहला मुद्दा था जम्मू कश्मीर का, कि जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत जो स्पेशल राइट हासिल है, जो स्पेशल स्टेटस हासिल है, उसको हम हटाएंगे। चुनांचे ये वादा जैसा उन्होंने किया था, आपको मालूम है, उसको पूरा कर दिखाया। दूसरा उन्होंने जो वादा किया था वो था राम मंदिर का, कि अयोध्या की जमीन पर हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। आपको मालूम है कि ये वादा भी पूरा कर दिया है और राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन अभी फिलहाल जारी है। अब एक तीसरा वादा जो बीजेपी सरकार ने पब्लिक से किया था वो बाकी है, और वो था यूसीसी को लागू करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना, कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। चुनांचे ये वादा अभी बाकी है और ऐसा लगता है कि इसी वादे को पूरा करने की तैयारी फिलहाल चल रही है। लेकिन यूसीसी का जो मुद्दा है ये पहले 2 मुद्दों से कहीं ज्यादा गंभीर भी है और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है। इस वजह से इतना ज्यादा इसको इंप्लीमेंट करना और लागू करना ये आसान नहीं है, इसीलिए ये इतना ज्यादा चर्चे में है। बहरहाल ये तो बात थी भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र निकाला था उसकी, कि ये उसी की सब तैयारियां हैं ताकि पब्लिक को बताया जाए कि देखो हमने आपसे जो वादे किए थे 2019 के चुनाव में लोकसभा के, वो सारे वादे हमने पूरे कर दिए, इसलिए अब 2024 में भी इलेक्शन के मौके पर हमें वोट दो। तो आप समझ सकते हैं, एक बात है। दूसरा, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने के लिए उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन तीनों को अलग अलग समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म का क्या माना है, सिविल का क्या माना है और कोड का क्या माना है। सबसे पहला लफ्ज जो इसमें आता है वह यूनिफॉर्म। आपने सुना होगा कि बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, यानी सब एक तरह के कपड़े पहन के जाते हैं। तो बुनियादी तौर से अगर आसान भाषा में मैं कहूं तो यूनिफॉर्म का माना होता है बराबर और यूनिफॉर्मिटी का माना होता है बराबरी, यानी इस कानून के जरिए से बराबरी पैदा करना मकसूद है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा जो शब्द इसमें है वह है सिविल। देखिए 2 तरह के लफ्ज बोले जाते हैं, एक लफ्ज बोला जाता है सिविल, एक लफ्ज बोला जाता है क्रिमिनल। ये दोनों एक दूसरे के मुकाबिल हैं। अगर उर्दू की बात करें तो सिविल का मतलब होता है दीवानी और क्रिमिनल का मतलब होता है फौजदारी। बुनियादी तौर से ये 2 तरह के कानून होते हैं। क्रिमिनल का मतलब ये है और फौजदारी का मतलब ये है कि
जो जुर्म होते हैं, जो क्राइम होते हैं, जो गुनाह होते हैं, इसी क्राइम से बना है क्रिमिनल। जैसे चोरी हो गई, लूटमार, कत्ल, किसी पर हमला कर देना, इसके लिए जो कानून है वो उस कानून को कहा जाता है क्रिमिनल लॉज, जिसको इंडियन पिनल कोड के तहत बयान किया जाता है। और दूसरा जो है जिसका यहां जिक्र है वह है सिविल। सिविल का मतलब होता है दीवानी। दीवानी का मतलब यह होता है जो क्राइम नहीं है, जो फैमिली से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लेन देन से रिलेटेड है, ये जो समाजी मसले हैं उसको कहा जाता है सिविल और दीवानी। इस सिविल में सबसे बुनियादी तौर से जो मसला आता है वो आता है फैमिली सिस्टम का। चूंकि फैमिली सिस्टम में भी एक से ज्यादा लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, इसलिए फैमिली को मैनेज करने के लिए भी कानून दरकार होते हैं, कानून बनाए जाते हैं। तो ये जो कवानीन है, ये जो सिस्टम है, इसको कहा जाता है सिविल। तो सिविल में सिर्फ फैमिली नहीं आती, फैमिली के साथ साथ दूसरी और भी बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन बुनियादी तौर से यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो मसला है वो फैमिली मैटर्स पर। अब फैमिली में क्या होगा? निकाह होगा, तो निकाह का मसला ये सिविल लॉ में आएगा। इसी तरीके से अगर निकाह के बाद पति पत्नी तलाक के बगैर अगर अलग हो गए, जिसको उर्दू जबान में खुला कहा, अरबी जबान में खुला कहा जाता है, तो सेपरेशन जिसको कहा जाता है ये भी सिविल में आएगा। इसी तरीके से तलाक लेकर अगर अलग हुए हैं तो डिवोर्स का मसला ये भी उसमें आएगा। इसी तरीके से अगर उनकी कोई औलाद है और माँ बाप में जुदाईगी हो गई तो औलाद किसके पास रहेगी? माँ के पास रहेगी, बाप के पास रहेगी, तो गार्जियंस का मसला। इसी तरीके से अगर पति पत्नी में निकाह हो गया लेकिन किसी वजह से औलाद नहीं हो पा रही तो वो किसी बच्चे को गोद लेंगे, जिसको अंग्रेजी में एडॉप्शन कहा जाता है, तो एडॉप्शन का मसला ये भी सिविल में आएगा। फिर बाप के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी है, जो तकसीम होती है, जिसको हम विरासत कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में इनहेरिटेंस कहते हैं, तो विरासत का मसला। तो ये जो सारे के सारे मसले हैं ये आते हैं सिविल लॉ में। जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी भाई के साथ झगड़ा हुआ प्रॉपर्टी में, जगह के बारे में, और ये मामला अदालत में गया तो अदालत इसको सिविल में रखेगी। और अगर एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया तो ये क्रिमिनल लॉ में जाएगा। तो इस तरीके से ये दो लॉज हो गए, सिविल और क्रिमिनल। यहां यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्रिमिनल नहीं, इसलिए कि क्रिमिनल में तो कोई फर्क ही नहीं है। मुसलमान और हिंदू, ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन, सबके लिए क्रिमिनल लॉ तो एक ही है, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। ऐसा नहीं है कि मुसलमान ने अगर चोरी की है तो उसके लिए अदालत अलग फैसला सुनाएगी और किसी नॉन मुस्लिम्स ने चोरी की है तो उसके लिए अलग कानून सुनाएगी। क्रिमिनल लॉ में सब बराबर हैं, लेकिन जो सिविल लॉ है उसमें अलग अलग है कि मुसलमानों का जो फैसला है वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक होता है सिविल लॉ में। हिंदू जो लोग हैं उनका फैसला अपने हिंदू लॉज के मुताबिक होता है। जो क्रिश्चियंस हैं उनका क्रिश्चियनिटी के बुनियाद पर फैसला होता है। जो यहूदी लोग हैं उनका उनके मजहब के मुताबिक फैसला होता है। तो अभी तक ये चल रहा है कि हर एक का फैसला उसके अपने मजहब पर आधारित है, उसके हिसाब से किया जाता है। सिविल लॉ में सबके लिए समान और एक कानून नहीं है, अभी तक अलग अलग कानून है। तो ये मतलब है सिविल का। तीसरा जो शब्द इसमें है कोड, इस कोड का मतलब हो गया कानून। जैसे कहते हैं इंडियन पिनल कोड, यानी कानून का मजमुआ। तो कोड का मतलब हो गया कानून। तो यूसीसी को अगर सिंपल जबान में कहें तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है बराबरी, सिविल का मतलब होता है दीवानी, यानी जिसको हम यूं कह सकते हैं फैमिली सिस्टम, और कोड का मतलब होता है कानून। कुल मिला के बात यह हो गई कि ऐसा दीवानी कानून, फैमिली कानून जिसमें यूनिफॉर्म हो, सबके सब बराबर हो, अलग अलग न हो। चाहे फैमिली सिस्टम का मामला हो, मुसलमान के लिए जो पति पत्नी के जो कानून है वही हिंदू धर्म वालों के लिए हो, वही सिख धर्म वालों के लिए हो, वही ईसाइयों के लिए हो, यहूदियों के लिए हो, सबके लिए यूनिफॉर्म एक कानून। अब आते हैं इसके शरई पहलू की तरफ कि क्या इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यह सही है
क्या हम मुसलमान इसको एक्सेप्ट और कबूल कर सकते हैं? तो शरई पहलू की अगर बात की जाए तो नहीं। क्यों? इसलिए कि मुसलमानों के जो फैमिली मैटर्स हैं, पति पत्नी के हो, निकाह का हो, बच्चों का हो, तलाक का हो, ये सब मुसलमानों के अपने बनाए हुए कानून नहीं है। ये सब मुसलमानों ने कुरान और हदीस से लिए हैं या अइम्माए किराम ने इज्तिहाद करके वो कानून निकाले हैं। तो बेसिकली ये फैमिली लॉज भी शरीयत का एक हिस्सा है। अब होगा क्या, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो उसका और शरीयत का टकराव होगा। बहुत सारी बातें वो हैं जो शरीयत की नजर से हम उसको कबूल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल 4 निकाह का मसला, जाहिर बात है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो ये कहेगा कि नहीं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो एक से ज्यादा विवाह और निकाह नहीं कर सकता। अब जाहिर बात है ये शरीयत के उसूल के खिलाफ है और कुरान में साफ साफ इसकी बात है। दूसरा, तलाक का इख्तियार, शरीयत यूं कहती है कि तलाक का इख्तियार और तलाक का पावर मर्द को है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो वो तलाक का इख्तियार अदालत को देगा, कोर्ट को देगा। अब मियाँ बीवी अगर अलग होना चाहते हैं उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा और मसाइल खड़े होंगे। तीसरा, विरासत का मसला, शरीयत ने इंसाफ के साथ ये कहा है कि मर्द को डबल हिस्सा मिलेगा, औरत को सिंगल मिलेगा। इसलिए कि शरीयत में जो कमाने की जिम्मेदारी है, माल खर्च करने की जो सारी की सारी जिम्मेदारी है, वो सब मर्द पर है, औरत पर तो है नहीं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होगा तो वो क्या करेगा, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा देगा। जितना मर्द को मिल रहा है उतना ही औरत को मिलेगा, या जो भी हो, बहरहाल शरीयत के मसले में चेंज आ जाएगा। इसी तरीके से एडॉप्टेड चाइल्ड का मसला, मुंह बोला बेटा, गोद लिया हुआ बेटा, शरीयत क्या कहती है? शरीयत यूं कहती है कि सगे बेटे को तो बाप के मरने के बाद विरासत में हिस्सा मिलेगा, लेकिन अगर वो मुंह बोला बेटा है, लेबालक बेटा है, तो उसको, चूंकि वो हकीकी बेटा नहीं है, उसको तो बोल करके बेटा बनाया है, तो उसको बाप के मरने के बाद, यानी उसका जो बाप है उसको मरने के बाद ये जो मुंह बोला बेटा है इसको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, ये शरीयत कहती है। लेकिन शायद यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो वो ये कहे कि नहीं, जैसे हकीकी बेटे को विरासत में हिस्सा मिलता है, इस मुंह बोले बेटे को भी विरासत में हिस्सा मिलेगा। ये तो मैंने कुछ मिसालें बयान की, ऐसे हजारों मसाइल होंगे जिसमें शरीयत का और यूनिफॉर्म सिविल कोड का टकराव होगा। और ये मसाइल ऐसे हैं जो लोगों को जुल्म लग रहे हैं, मीडिया वालों को जुल्म लग रहे हैं, इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आएगा तो सबसे ज्यादा भलाई मुस्लिम महिलाओं की है, मुस्लिम औरतों की है। खैर, ये दज्जाली दौर है, इसमें दिखाने की बातें कुछ और होती हैं और हकीकत में अगर जाकर के देखो तो कुछ और होता है। बहरहाल शरई पहलू ये हो गया कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि ये शरीयत से टकरा रहा है। दूसरा, इसका कानूनी पहलू अगर हम देखें कि क्या ये संविधान के मुताबिक है या संविधान के खिलाफ है, तो ये बात याद रखिए, हमारे संविधान के कुल 22 भाग हैं। उस भाग में तीसरा भाग है फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम बुनियादी हुकूक कहते हैं। उसके जो आर्टिकल हैं 25 एंड 26, 25 और 26, इसमें खासतौर से जो आर्टिकल 25 है, इसमें कहा गया है कि भारत के हर नागरिक को मजहबी और तहजीब की आजादी होगी, वो जो मजहब कबूल करना चाहे। इवन कि अगर कोई नॉन रिलीजियस पर्सन है, कोई मजहब नहीं मानता, उसको भी यह हक होगा कि वो किसी मजहब और धर्म को न माने। तो आर्टिकल 25 में मजहबी आजादी है और यह भी कहा गया है कि प्रैक्टिस की भी आजादी है, उस पर अमल की भी आजादी है। और ये जो सिविल लॉज हैं, दीवानी जो कानून है, ये भी मजहब ही का हिस्सा है। ये मुसलमानों के जो निकाह के बारे में जो कानून है, तलाक के बारे में जो कानून है, ये शरीयत से अलग नहीं है, ये शरीयत के साथ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मजहबी आजादी में ये भी आ गया कि फैमिली मैटर्स में मुसलमान आजाद हैं, शरीयत के मुताबिक ही फैसला किया जाएगा, ये बात हो रही है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कानूनी नुक्ता नजर से भी कानून के और संविधान को हट करने वाला है, कहीं ना कहीं मुतासिर करने वाला है। ये हो गया
इसका कानूनी पहलू। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसका जो प्रियम्बल है, मुकद्दमा है, उसमें भी कहा गया है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, फेथ, एक्सप्रेशन, कि हर एक को आजादी होगी, वो जो सोचे, वो अपने मजहब की तबलीग करना चाहे, वो जो अकायद रखना चाहे, सबकी आजादी होगी। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहीं ना कहीं इस आजादी को मुतासिर करने वाला है। अब आते हैं कि आखिर क्यों लोगों को इतना भूत चढ़ा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। तो देखिए, जाहिरी फायदा इसका लोग क्या कहते हैं कि फायदा ये होगा कि बराबरी हो जाएगी, सब समान हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसके लिए जो दलील दी वो ये कहा कि क्या एक घर हो, एक घर में 4-5 मेंबर हो, क्या हर फर्द का, हर आदमी का घर में अलग कानून नहीं होता, एक ही कानून घर में होता है। वरना वो घर, जिस घर में हर एक के लिए अलग अलग कानून हो, वो कैसा लगेगा? ये हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि उनका कहना है बराबरी, इसीलिए ये नारा बहुत लगाया जाता है, एक देश एक विधान। और यूं कहा जाता है कि ये मजबूत करने वाला है, देश को और मुल्क को मजबूत करने वाला है। लेकिन मैंने कहा कि इस जमाने में बहुत सी वो बातें जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, हकीकत में कुछ और ही नुक्ता नजर और कुछ और ही मसाइल होते हैं। अगर डीपली उसका एनालिसिस किया जाए तो यही मसला यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी है। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां से आया। वो कहते हैं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक हिस्सा है DPSP, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस भाग में, संविधान के इस भाग में हुकूमत को कुछ हिदायत दी गई है कि आप ये करेंगे, जबरदस्ती नहीं, लेकिन उनकी कुछ रहबरी की गई है। इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो आर्टिकल 44 है, इस 44 में यह कहा गया है, एंडेवर का लफ्ज है कि हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करेगी। तो इस बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि नहीं, आर्टिकल 44 में है ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की हुकूमत कोशिश करेगी, इसलिए हम ला रहे हैं। अब मैं यहां एक बात पूछना चाहता हूं कि DPSP में और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे उसमें यह भी कहा गया है कि मुल्क का जो वेल्थ होगा, जो माल होगा, वो कुछ लोगों के कब्जे में नहीं होगा, वो सर्कुलेट करेगा। अब ये मसला कहा जाता है हमारे मुल्क का अच्छा खासा माल का हिस्सा कुछ लोगों के कब्जों में है, कुछ 2, 3, 4, 5 लोग हैं जिनके कंट्रोल में है। गरीब गरीब हो रहा है, मालदार मालदार हो रहा है। क्या लोगों को ये तो दिखता नहीं। और भी बहुत सी अच्छी बातें इसमें कही गई है, वो दिखता नहीं। और मतलब की बात कहते हैं ना, मीठा मीठा, हफ हफ, कड़वा कड़वा, थू थू, ऐसा ही मसला है कि उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा लग रहा है, इसलिए वो ला रहे। अब मैं यहां एक बात पूछना चाहता हूं कि बराबरी होगी तो क्या बराबरी मुमकिन है? बराबरी का मतलब तो फिर ये है कि स्कूल में जो बच्चे ड्रेस पहनकर जाते हैं, उसमें किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, तो सबको बराबर कर दो। 10-15 साल के बच्चे का जो ड्रेस है, वही ड्रेस 7-8 साल के बच्चे का कर दो। भाई बराबरी है ना, मर्द और औरत सबका ड्रेस एक कर दो। सारे हिंदुस्तान के नागरिकों को ऐसा क्यों कि कोई पीला पहन रहा है, कोई काला पहन रहा है, सबको एक ही रंग दे दो। ऐसा क्यों, किसी के पास बाइक है, किसी के पास गाड़ी है, सबको एक ही तरह के गाड़ी दे दो। बराबरी ऐसे ही नहीं होती। तो बहरहाल बराबरी की भी एक लिमिटेशन है, एक हद तक बराबरी होती है, उससे आगे बराबरी नहीं होती। मैं मिसाल दूं, दुनिया में बहुत सुपर पावर माने जाने वाला एक मुल्क अमेरिका, उस अमेरिका के जो राज्य हैं, कितने राज्य हैं? 50 सूबे और 50 राज्य हैं। अगर आप आज भी देखेंगे तो हर राज्य का अलग कानून है। बताइए, अमेरिका जो इतना एडवांस मुल्क है, वहां भी 50 स्टेट, और उन 50 स्टेट में से हर स्टेट का अलग अलग कानून। तो क्या अमेरिका कमजोर हो गया? क्या अमेरिका एडवांस नहीं है? क्यों हम अमेरिका को सामने नहीं रखते? हाँ, कुछ मुल्क हैं जहां एक ही कानून है, लेकिन वहां अलग अलग लोग रहते ही नहीं है, वहां तो सिर्फ ईसाई हैं। अब जिस मुल्क में खालिस ईसाई हो, वहां तो एक ही कानून चलेगा, ईसाइयों का ही कानून चलेगा। हम कहते हैं अगर हमारे मुल्क में भी एक ही मजहब के लोग होते तो एक ही कानून चलता। यहां विभिन्न लोग हैं,
अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं। तो अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, अमेरिका के 50 स्टेट, हर स्टेट का अलग कानून है। और जैसा कि मैंने कहा कि बराबरी की एक लिमिटेशन होती है। और चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कहां है, कौन सा यूनिफॉर्म, कौन सा एक कानून, कहां है उसका ड्राफ्ट, कहां है उसका ब्लूप्रिंट कि चलिए हम ये कानून लाएंगे। कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, सिर्फ हवा में बातें हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे और हर मजहब मुतासिर होगा। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि बहुत से जो कम्युनिटी के लोग हैं वो यूं कह रहे हैं कि चलिए अच्छा है कि हमें हमारे मजहब पर अमल करने की आजादी है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हो सकता है उनमें बगावत पैदा हो जाए, हो सकता है वो एहतिजाज करे, तो इससे मुल्क का जो अमन है वो भी मुतासिर होगा। हर मजहब वाला, सिर्फ मुसलमान नहीं, ये गलत फहमी है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। हाँ, ये बात है कि मुसलमानों के लिए ये मसला दूसरे लोगों के मुकाबले में थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए कि मुसलमानों का जो सिविल लॉ है ये कुरान और हदीस पर आधारित है। दूसरे जो धर्मों का जो सिविल लॉ है वो कोई इतना ज्यादा ऑथेंटिक सोर्सेज से नहीं है, या तो रस्म रिवाज है या कुछ है। लेकिन मुसलमान के लिए मजहब बहुत ज्यादा असर रखता है, इस वजह से मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मसला है। लेकिन यह समझना कि सिर्फ मुसलमानों ही का नुकसान है, और भी कई कम्युनिटीज हैं जिनके वहां इन चीजों की बड़ी अहमियत है। निकाह के रीत रिवाज की, तलाक के रीत रिवाज की, विरासत के रीत रिवाज की बड़ी अहमियत है, तो उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। और एक बात कि कानून बनाना यह सिर्फ हल नहीं है। मुल्क की तरक्की के लिए कानून बनाने से क्या होता है, हमने बहुत कानून बनाए सेक्सुअल हरासमेंट के, यानी जो जिनसी जराइम होते हैं उसके। आज भी 6-6 साल, 7-7 साल की बच्चियों का रेप ऐसा ही हो रहा है, बल्कि दिन ब दिन बढ़ रहा है। कहां गया वो कानून, कितना मुतासिर हुआ। तो एक बात यह है कि सिर्फ कानून बना देने से काम नहीं चलता। और एक बात, दूसरे दुनिया के ममालिक अलग हैं, हमारा मुल्क का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। हमारा मुल्क यूनिफॉर्म सिविल कोड को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, हजम ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से हमें बहरहाल उम्मीद करता हूं कि आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ ना कुछ बातें बुनियादी तौर से समझ में आई गई होगी। हम मुसलमानों के लिए आखिर में एक बात यह है कि हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो मसाइल है वो हमारे आपस ही में हल हो जाए। कोर्ट और कचहरी की तरफ जाकर हमारे इस्लाम को बदनाम करना यह हमारा काम नहीं होना चाहिए। हमें थोड़ा झुकना पड़े, हम झुक जाएं, लेकिन हमारे जो मैटर्स हैं उन मैटर्स को हम आपस ही में सॉल्व कर दें ताकि हम लोगों की नजरों में न आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।